हेलो। हेलो टू ऑल जो भी मेरी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 9 देख रहे हैं, एक बार कमेंट में टैली कर देना कि मेरी आवाज़ क्लियर आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बेस्ट विशेस टू यू ऑल। होप कि आपने मेरी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 8 वीडियो देख ली होगी और होप कि आप सभी लोग फाइन होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 9, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का पार्ट 2 था, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, उस पर बेस्ड है। हमने दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर डिस्कस किए थे बेसिकली, एक था वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और एक था वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 8 में कवर कर दिया था, बहुत ही इजी चीज़ थी। वेक्टर स्केलर डॉट प्रोडक्ट कुछ उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं था। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसी है, बहुत ही ईजी चीज़ है। थोड़ा ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे तो लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स की। अगर दो वेक्टर हमारे पास दिए होंगे, उनको हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, और एक क्रॉस प्रोडक्ट के आगे वेक्टर क्यों आता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बन के आती है या फिर एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। वैसे ही जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है एट लास्ट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेक्टर क्वांटिटी से क्या कहना, जैसे कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी ले लो, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप + 3j कैप, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी कब आई होगी, जब हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा, तो उसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट हुई होगी या फिर फॉर्म हुई होगी। ओके, तो शुरू करते हैं यार वेक्टर प्रोडक्ट। उससे पहले एक पेन और एक नोटबुक अपने पास रख लेना, जो भी मैं नोट्स लिखूँ वो भी आप नोट्स बनाते रहना, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। और जब हम मोशन, लगभग इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर दो वीडियो भी आ सकती हैं जिसमें हम एक बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे वेक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। थोड़ा वन शॉट टाइप का भी हो जाएगा, क्वेश्चन की मदद से कंसेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एक पेन और नोटबुक अपने पास ले लें, नोट्स बनाते रहें, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा आप लिखते रहें। तो वेक्टर प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे बताया था, कैसे डिफाइन किया था। डॉट प्रोडक्ट मैंने डिफाइन किया था, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। वही डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा, बस वहाँ पर यहाँ पर चेंज क्या आएगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज़ अ वेक्टर देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास एक रिजल्ट वेक्टर ही आ रहा है, तो उन टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। क्या थी डेफिनेशन, खुद से भी बनाने की कोशिश करना डेफिनेशन। द मल्टीप्लिकेशन, मेरे साथ साथ देखते रहना, बोलते रहना ताकि याद भी हो जाए। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशंस, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ वेक्टर। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रही है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ वेक्टर देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, then such type of product, such type of product, then such type of product are called, then such type of product are called, are called वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। कमेंट में बता देना कि एक बार मेरी राइटिंग सही हो रही है नहीं हो रही है। अब तो पहले से थोड़ी बहुत सुधर गई है, इसमें लिखने की प्रैक्टिस भी हो गई है। आर कॉल्ड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज़ अ वेक्टर देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर लिख लो बेसिकली, वैसे दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर नॉर्मली हम टू के लिए बात करेंगे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, अगर एक वेक्टर आ रहा है तो उस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे रिप्रेजेंट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। लिख लेते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, ऑफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। इसको भी अपनी नोटबुक में लिखना। कई बच्चों को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता है, डॉट प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पूरी 11th-12th पर इसमें ही कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब यही नहीं आता तो आपको उसका फॉर्मूला तो क्या ही आता होगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के बीच में बस क्रॉस आ जाएगा, ए क्रॉस बी, जो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, क्रॉस बी। जैसे डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, फिजिक्स में वर्क, पावर एंड एनर्जी में उसका इस्तेमाल होता है। वर्क डन का फॉर्मूला बेसिकली रहता है हमारे पास फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट का एक छोटा सा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं। हमारे पास एक क्वांटिटी होती है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होती है इसके बारे में नहीं जानना है। टॉर्क का फॉर्मूला बेसिकली होता है आर
क्रॉस एफ, तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। और वैसे ही काफ़ी बहुत सारी जगह हैं यार जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ आपको बताऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाई फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट डी एस, वहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और जो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बियॉन्ड द स्कोप जाना पड़ता है थोड़ा बहुत, अगर चीज़ें और क्लियर करनी है तो वो हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम उसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस करना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिक जो उद्देश्य है अभी वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ना, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के वगैरह के बारे में पढ़ना। ठीक हो गया। अब क्या होता है पता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हो ना, तो लेट सपोज मैंने सी वेक्टर इक्वल्स टू ले लिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब मेरा जो सी वेक्टर है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसके क्रॉस प्रोडक्ट को, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को मेरा सी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। पहले इसको लिख लो, इसको मैं थोड़ा आपको, इसमें इमेजिनेशन ज़्यादा है, इसमें इमेजिनेशन ज़्यादा है, ठीक है। पहले लिख लो, क्या लिखना है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड टू बी ए वेक्टर सी। ये लिख लो, द वेक्टर प्रोडक्ट, आज लिखने का काम थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ले लिया मैंने ए वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, इज़ डिफाइंड टू बी वेक्टर सी। कोई भी वेक्टर हो सकता हो, ज़रूरी नहीं है सी वेक्टर हो, इज़ डिफाइंड टू बी वेक्टर सी, टू बी वेक्टर सी, सी वेक्टर से डिफाइन होता है। मतलब हम सी वेक्टर इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, सी वेक्टर इक्वल्स टू किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट है भाई साहब, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ये मत सोचना यहाँ पर कैपिटल ए ले लिया, यहाँ पर स्मॉल ए ले लिया, कुछ भी ले सकते हो तुम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ, फिर ऊपर भी कैपिटल ए चलते हुए आ रहा है तो यहाँ पर भी अपन स्मॉल ए कैप स्मॉल बी नहीं लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी लिखते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो बाद में। अब सी वेक्टर की डायरेक्शन की बात आती है। सी वेक्टर की भाई साहब डायरेक्शन क्या होती है, मतलब ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए की भी एक डायरेक्शन होगी जिसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर होगा, बी की भी एक डायरेक्शन होगी बी वेक्टर की जिसके डायरेक्शन में बी का यूनिट वेक्टर होगा, सी की भी एक डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में सी का यूनिट वेक्टर होता है, उसे हम बेसिकली बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, जो हमेशा नॉर्मल रहता है। मतलब थोड़ा तो आप समझ गए हो, जब ए क्रॉस बी हम करते हैं तो सी किस डायरेक्शन में आता है, ए क्रॉस बी के बिल्कुल परपेंडिकुलरली आज खड़ा हो जाता है। कैसी होती है डायरेक्शन, विच इज़ ओरिएंटेड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। ये वाला पॉइंट भी लिख लो, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, किस तरीके से ओरिएंट होता है, विच इज़ ओरिएंटेड, विच इज़ ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, विच इज़ ओरिएंटेड इन आर डायरेक्शन, विच इज़ ओरिएंटेड इन आर डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये याद रखना, परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड होता है, इन आर डायरेक्शन परपेंडिकुलर, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी परपेंडिकुलर की, ऐसे परपेंडिकुलर को ऐसे लिख सकते हैं, विच इज़ डायरेक्ट इन आर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू, इन आर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी, टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, मतलब मैंने आपको अभी डायरेक्शन बता रखी है, जो सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसमें जो सी वेक्टर इक्वल आ रहा है, मतलब जो सी वेक्टर उनकी वैल्यू दे रहा है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की, उस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होगी हमारे पास सी वेक्टर की डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पहले हम इसका फॉर्मूला ले लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी का। जैसे ए डॉट बी का होता था ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वैसे ही हमारे पास सी वेक्टर इक्वल्स टू, अगर ऐसा लिख रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है ए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी। समझ में आ गया, एन कैप बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है किसके डायरेक्शन में, सी की डायरेक्शन में हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आता है जिसे हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, बेसिकली एन कैप नाम देते हैं। तो एन कैप उतनी कोई अलग चीज़ नहीं है, एन कैप एन कैप ही क्यों नाम रखा है, एन कैप को हम बेसिकली एक तरीके से नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि सी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है ना ए क्रॉस बी के, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी इसको बोला जाता है। मैं तो कहूँगा नॉर्मल वेक्टर की तरह याद रखो, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर एन सी उसका नामकरण हो रखा है एन कैप। एन कैप क्या है, बेसिकली सी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है एन कैप जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। ठीक हो गया। अब थोड़े डायग्रामेटिकली टर्म में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसका थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूँ। बेसिकली
ये मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर था, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर बी वेक्टर था, इन दोनों बीच वेक्टर के बीच में एंगल थीटा था, तो ये इनका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक हो गया। एन वेक्टर भी समझ में आ गया कि एन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होता है, किसके डायरेक्शन में, सी की डायरेक्शन में। एन कैप क्यों रखा नाम, क्योंकि एक नॉर्मल वेक्टर होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया अपन ने, एन कैप रख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी डायरेक्शन लेने के लिए हमारे पास एक रूल आता है, वो होता है रूल राइट हैंड थंब रूल। मतलब जो डायरेक्शन होती है ना, द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इज डिटरमाइंड बाय अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, द डायरेक्शन, मेरे साथ बोलते भी रहो और लिखते भी रहो, द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन, सी वेक्टर की। सी वेक्टर किसके बराबर है, द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जो सी वेक्टर की डायरेक्शन है वो किससे डिटरमाइंड होती है, इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अबे राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये आप वैसे मैग्नेटिज्म में उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत सारे रूल्स होते हैं, स्क्रू रूल, बहुत सारे रूल्स होते हैं, पर हम सबसे अच्छा जो रूल होता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल। कुछ नहीं करना होता, राइट हैंड का काम होता है। अब राइट हैंड का काम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। अब बेसिकली इसके डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये एक प्लेन था जिसमें मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक प्लेन है मेरे पास जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रेजेंट है। प्लेन क्या हुआ, प्लेन वो हुआ जो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में डिफाइंड है। ठीक है, प्लेन एक अलग चैप्टर भी आ जाता है वैसे 12th क्लास में मैथ्स में। ये एक प्लेन है मेरे पास। ठीक हो गया, ये एक मेरे पास एक क्या है, प्लेन है। ठीक हो गया, ये मेरे पास क्या है, बेसिकली एक प्लेन है। इस प्लेन में मेरे पास दो वेक्टर थे, मान लो ये एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर एक वेक्टर था मेरे पास ए वेक्टर, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस उनके बीच में एंगल कितना रहना चाहिए, थीटा रहना चाहिए। सर एंगल कुछ और नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आपकी मर्जी, आप एंगल थीटा ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, जो लेना है वो ले सकते हो अपने सूटेबल अकॉर्डेंस, अपनी अपनी मर्जी है। ये एंगल थीटा है और ये मेरे पास बी वेक्टर है। ठीक है, अब जब तुमने ए क्रॉस बी करा, मतलब अपनी जो राइट हैंड थंब रूल बेसिकली ये कहता है, अपना राइट हैंड जो तुमने अभी बात के बैठे थे, मुट्ठी मार के बैठे थे, राइट हैंड थंब रूल कुछ अभी तुम्हारा कुछ काम नहीं होता राइट हैंड थंब रूल का, तुम आराम से, तुमने अपना राइट हैंड जो है सिंपल बेंच पर रखा हुआ था, अब अपना राइट हैंड खोल लो, मुट्ठी बांधी हुई थी तो राइट हैंड अपना अब खोल लो। अब राइट हैंड खोल के जो अपनी फिंगर्स हैं, पांचों की पांच जो फिंगर, चारों की चार जो फिंगर है, उसको ए कैप की डायरेक्शन में ले जाओ, ले जाके देखो एक बार ए कैप की डायरेक्शन में, ए कैप की डायरेक्शन में ले जाके अपनी फिंगर को कर्ल्स करो, किस डायरेक्शन में, बी कैप की डायरेक्शन में। तो अब तुम्हारा अंगूठा किस डायरेक्शन में आ रहा है, अंगूठा बेसिकली रिप्रेजेंट योर थंब इज डायरेक्टली पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। कर रहा है नहीं कर रहा है, पॉइंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना शुरू करो। मान लो ये तुम्हारी फिंगर्स हैं, ये ऐसे अपनी फिंगर को कर्ल करना शुरू करो, ये ऐसे अपनी फिंगर को कर्ल करना शुरू करो, यहाँ से कर्ल करना शुरू करो इस डायरेक्शन में, यहाँ से कर्ल करना शुरू करो इस डायरेक्शन में, बी कैप की डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली तुम्हारा थंब ऊपर ही पॉइंट करेगा, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा थंब किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर जाए। अल्टीमेटली तुम्हारा थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, अपवर्ड ही पॉइंट करेगा, और उसे पॉइंट अपवर्ड ही करना होगा। रूल गलत नहीं हो सकता, राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो अपवर्ड पॉइंट करा है ये बताता है हमारा सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन आ गई प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, प्लेन के अंदर नहीं घुस रहा हो, कोशिश करो समझने की। मानता हूँ मैं 2D में समझा रहा हूँ 3D वाली चीज़ों को, पर ये प्लेन था एक, मान लो एक प्लेट रखी हुई थी, प्लेट में दो वेक्टर रखे हुए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, उनके परपेंडिकुलर, प्लेन से प्लेन में एक ऊपर अपनी कॉपी, इस प्लेन को अपनी कॉपी समझो, कॉपी में एक डायरेक्शन में ऐसी ए वेक्टर बनाओ और बी वेक्टर बनाओ, उनके बीच में एंगल थीटा बनाओ। अपना हाथ को ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ कर्ल करने की कोशिश करो, तो तुम्हारा जो अंगूठा आएगा वो प्लेन के मतलब कॉपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा, बिल्कुल कॉपी के ऊपर उठा हुआ आ जाएगा, अंदर को नहीं आएगा, बिल्कुल कॉपी के ऊपर उठा हुआ आ जाएगा। अपनी अंगुलियों को ए डायरेक्शन, एक वेक्टर की डायरेक्शन में ले जाओ, वहाँ से कर्ल करना शुरू करो। कर्ल क्यों कर रहे हैं सर, हमें क्या मतलब कर्ल क्यों कर रहे हैं उससे, कर्ल इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि उसके बीच में एंगल थीटा है, तो जब तुम ए से बी जाओगे तो आपको थीटा एंगल कवर करना पड़ेगा, वही आपकी जो फिंगर कर्ल कर रही हैं वही एंगल थीटा को कवर कर रही हैं। और एंगल थीटा जब कवर कर रही हैं तो उसके बाद अब आपका थंब है वो पॉइंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, अपर डायरेक्शन में कर रहा है। और इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास एन कैप, जो कि नॉर्मल होता है। नॉर्मल किसके प्लेन के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के प्लेन के नॉर्मल होता है। अब इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो,
एक और तरीका है मेरे पास समझाने का, बहुत तरीके हैं समझाने के, इससे तो 100% समझ में आ जाएगा। वरना कॉपी वाला एग्जांपल बेस्ट है। कॉपी में ऐसी ए वेक्टर बनाओ, ऐसी बी वेक्टर बनाओ, ठीक है। ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को ले जाओ, अपने आप थंब ऊपर आ जाएगा यार। अगर इतना तो माइंड में सोचोगे तब भी माइंड में इमेजिनेशन हो जाएगी। समझता हूँ कि पहली पहली बार पढ़ रहे हो, पर थोड़ा सा फिजिक्स में इमेजिनेशन ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में भी एंगल थीटा है। अब यहाँ से तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। मेरी स्क्रीन में, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसमें आप मेरी वीडियो देख रहे हो, उसमें ए वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ। ए वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर को ले जाओ, बी वेक्टर की तरफ कल करो। ए वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर को ले जाके बी वेक्टर की तरफ कल करो, तो अपने आप थंब किस डायरेक्शन में आ जाएगा? ऊपर डायरेक्शन में आ जाएगा। आ रहा ही नहीं आ रहा है? तो ऊपर डायरेक्शन में आ रहा है मतलब इनके प्लेन के कैसे आ रहा है? वो नॉर्मल आ रहा है। इनके प्लेन के कैसे आ रहा है? नॉर्मल आ रहा है। आ गया जुबान पे शब्द नॉर्मल। अब समझ में आया होगा शायद कि नॉर्मल कैसे आया। ये आ गया इनके नॉर्मल। ये होती है सी वेक्टर की डायरेक्शन। सी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर लिखा भी था मैंने इसकी डायरेक्शन, द वेक्टर कहाँ पर गई इसकी डायरेक्शन, विच इज़ ओरिएंटेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। ए और बी ने जो प्लेन फॉर्म कर रहा है, मान लो यहाँ पर ये प्लेन फॉर्म करा था, आपकी कॉपी का जो प्लेन फॉर्म करा था, आपकी आपकी कॉपी ने जो प्लेन फॉर्म करा, वही प्लेन फॉर्म किसने करा है? ए और बी ने। वही मेरी स्क्रीन ने प्लेन फॉर्म कर रखा है। अब जो प्लेन फॉर्म कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी मेरे पास कौन से वेक्टर की? सी वेक्टर की डायरेक्शन। हाँ, राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा इंग्लिश में बोल दूँ। सबसे पहले स्टेप सुनना, बहुत ही आसान इंग्लिश में बोलूँगा। स्ट्रेच द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, मतलब अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उन्हें स्ट्रेच करो, सच दैट द थंब पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेच फिंगर। मतलब जो थंब है वो मेरे स्ट्रेच फिंगर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट लाई इन देयर प्लेन, और उसी प्लेन में लाई होना चाहिए। ये जो प्लेन है मेरे पास, इसी प्लेन में लाई होना चाहिए, यानी कि प्लेन के बाहर ले जा रहे हो आप, ठीक है। अलाइन द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड टूवर्ड्स द वेक्टर ए। अपनी फिंगर्स को किस तरफ अलाइन करना है? जो वेक्टर ए लिखा है। फर्स्ट इन द ऑर्डर वेक्टर ए एंड कर्व्स द फिंगर टूवर्ड्स द वेक्टर रिटन इन द सेकेंड ऑर्डर बी। अपनी फिंगर को ए की तरफ अलाइन करो, उसके बाद कर्ल करना शुरू करो। किधर को? जहाँ पर आपका बी वेक्टर लिखा है। तो आप थीटा एंगल भी कवर कर लोगे और बी वेक्टर की तरफ भी पहुँच जाओगे। देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी। तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपकी किस चीज़ की डायरेक्शन को दे रही होगी? वेक्टर सी की डायरेक्शन को दे रही होगी, जो कि परपेंडिकुलर होगा किस प्लेन के? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के प्लेन के। ठीक हो गया। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया आपको कि डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है बेसिकली। ये दो डायग्राम अगर याद होगा तो डायरेक्शन निकालने में आपको कोई उतनी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक हो गया। अब कुछ वैसी, जैसे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करे थे, बेसिकली आपको इसका फॉर्मूला तो याद हो गया ना। जैसे अगर मेरे पास लिखा है सी वेक्टर इक्वल्स टू, मेरे पास लिखा है मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक हो गया। तो इसको हमेशा हम कैसे लिखेंगे? ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? नॉर्मल वेक्टर। किसके डायरेक्शन में? सी वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि सी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल रहेगी ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। ठीक हो गया। एन कैप लिखना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि सी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है? नॉर्मल रहती है। किसके? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन के। ठीक हो गया। अब कुछ जैसे हमने उसमें बात करी थी डॉट प्रोडक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है जो पहले टाइम पढ़ रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वेरेक्शन का खेल थोड़ा सा आ जाता है। स्पेशल पॉइंट्स हेडिंग डाल लो, स्पेशल पॉइंट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा स्पेशल पॉइंट्स का? सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो गया तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू होती है ए बी इंटू साइन थीटा है हमारे पास 0, तो साइन 0 इज अल्टीमेटली 0, तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया? 0 वेक्टर आ गया। 0 वेक्टर, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको वेक्टर में 0 वेक्टर को हम एक और चीज़ के नाम से पुकारते हैं। वो हमारे पास क्या होती है चीज़? वो चीज़ होती है हमारे पास नल वेक्टर। सेकंड पॉइंट, इसमें पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ मैंने बताया था कि उसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इसी में भी आपके पास पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड, अगर दोनों वेक्टर को अपन परपेंडिकुलर ले ले, परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो मतलब हमारे पास दोनों वेक्टर कितने हैं? परपेंडिकुलर। सर ये तो बहुत ईजी चीज़ है, हमें तो ये सब आता है। ठीक है, आता है, पर 2 साल याद भी रखना है, 4 साल याद रखना है। ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ये केस है तो थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। थीटा 90 है तो इनकी वैल्यू सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री। ए बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 अपन के पास 1 हो गया, तो ए बी कितनी वैल्यू आ गई बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई ए बी। डायरेक्शन कितनी रहेगी उसकी, एन कैप भी लिख सकते हो, वरना एन कैप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन तो तुमको पता ही लगी सी वेक्टर की, बेसिकली उनके क्या रहने वाली है, परपेंडिकुलर रहने वाली है। एक और पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट कराएंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो जैसे हमने वहाँ करा था कि आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप कितना होता था, तो वहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप कितना होता था, थोड़ा सा रिकैप दूँ तो आपको, वहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप हमारे पास 1 होता था। 1 क्यों होता था, क्योंकि आई कैप और आई कैप आपस में दो पैरेलल वेक्टर है, उनके बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता था, आई कैप डॉट आई कैप को अपन ऐसा ही तो लिखते थे, आई कैप इन डॉट आई कैप इंटू आई कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना है 0, तो कॉस 0 1 होता है, तो अल्टीमेटली वो कितना बन जाता था आई कैप का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 या फिर यूनिट, तो आई कैप का स्क्वायर कितना बन जाएगा अल्टीमेटली 1। तो वहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप 1 होता था, पर आई कैप क्रॉस जे कैप अगर वहाँ पर करते थे अपन, तो आई कैप और जे कैप के बीच में कितना एंगल होता था 90 डिग्री, जे कैप और के कैप के बीच में कितना एंगल होता था 90 डिग्री, आई कैप और के कैप के बीच में एंगल कितना होता था 90 डिग्री। तो वहाँ पर 90 डिग्री वाली चीज़ें 0 हो जाती थी और 0 डिग्री वाली चीज़ें 1 हो जाती थी। यहाँ पर बेसिकली बिल्कुल उसका उल्टा होता है, क्योंकि साइन और कॉस थोड़े बहुत उल्टे ही तो रहते हैं 0 और 90 के केसेस में। यहाँ पर क्या होता है, पहले देखते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, मेरे साथ देखो, द वेक्टर, ये थोड़ी सी स्पेलिंग गड़बड़ हो जा रही है, द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट किसका, ऑफ टू सिमिलर वेक्टर, ऑफ टू सिमिलर वेक्टर, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स। दो सिमिलर वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट अपन को कैसे करना है, तो शुरू करते हैं। पहले बात तो ये लिख लो कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। लिख लो मेरे साथ, द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। अब ऑलवेज 0 क्यों हो रहा है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में अगर थोड़ा सा फोकस करा होगा तो उसकी मदद से आज की वीडियो में समझ में आ गया हो। ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। ओके, दो सिमिलर वेक्टर का कितना रहने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट, हमेशा 0 रहने वाला है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्यों रहने वाला है 0, आई कैप क्रॉस आई कैप लेते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट से इसको खोलो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप इंटू ये हो जाएगा आई कैप इंटू साइन, इनके बीच में एंगल कितना है हमारे पास 0 डिग्री एंगल है, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया 0। वैसी जे कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा बच्चों, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 हो जाएगा। सर ये तो आ गया, ये क्या है, ये तो बहुत ईजी चीज़ है। के कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, सर ये बहुत ईजी चीज़ है, 0 हो जाएगा। सर हमको तीनों चीज़ आ गई। अब थोड़ी बात करते हैं, अगर अब उल्टे ले लिए, मतलब द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, वो उसका खेल थोड़ा सा ख़राब होता है, मतलब थोड़ा ख़राब नहीं होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड इन द सेंस उसमें डायरेक्शन वेरिएक्शन का भी थोड़ा सा हमें झमेला करना पड़ता है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, हेडिंग डालो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब मेरे को बताओ सर हम ये भी कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, जिसने पहली बार पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा। अब कोई बोले तुमसे इसकी वैल्यू निकालो आई कैप क्रॉस जे कैप की, सर इसको मैं लिख दूंगा आई कैप, इसको मैं लिख दूंगा जे कैप, इसके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90 डिग्री होता है 1, आई कैप 1 जे कैप 1, तो आंसर 1। नहीं, आई कैप किसने कहा 1 होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। आई कैप तो बेसिकली क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है। आई कैप की वैल्यू थोड़ी 1 होती है, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। यूनिट वेक्टर बेसिकली, फिर से डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो इसका कितना बचेगा, ये अभी भी कितना बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है आई कैप क्रॉस जे कैप ही बच रहा है, क्योंकि साइन 91 हो गया, पर आई कैप क्रॉस जे कैप है कितना बेसिकली। तो यहाँ पर आता है डायरेक्शन का थोड़ा खेल। डायरेक्शन के खेल से बिल्कुल ईजी कर दूंगा आपको, समझाता हूँ। ट्रिक होती है, यहाँ पर लिखना होता है आपको आई कैप, यहाँ पर लिखना होता है आपको जे कैप, यहाँ पर लिखना होता है आपको के कैप। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोडक्ट हो रहा है, मान लो जैसे हमें वैल्यू निकालनी थी आई कैप क्रॉस जे कैप की, तो आई कैप से जे कैप की तरफ जाओ। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये अपन के पास डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हमेशा याद रखना पॉजिटिव रहती हैं चीज़ें, क्लॉकवाइज में हमेशा याद रखना पॉजिटिव रहती हैं चीज़ें। वहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज ले ले कोई, आई कैप जे कैप और के कैप,
ये तीनों हैं वही हैं। अगर इन्हें कोई एंटी क्लॉकवाइज ले ले, मतलब इस तरह ले ले, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास चीज़ें कैसी हो जाती है, चीज़ें हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव हो जाती है। आई कैप क्रॉस जे कैप, यहाँ से ये ट्रिक होती है पता है। आई कैप क्रॉस जे कैप करो तो इसके बाद वाला रिजल्ट होता है आई कैप क्रॉस जे कैप के रिजल्ट कितना आ जाएगा, के कैप। तो रिजल्ट कितना आ गया आई कैप क्रॉस जे कैप का, के कैप। क्योंकि साइन 90 तो वैसे ही गोल हो गया ना, साइन 90 का तो वैसे ही वजूद नहीं है। साइन 90 लिखो नहीं लिखो बराबर है वो, अल्टीमेटली तुम्हें के कैप है ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अब बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा। अब चक्की उल्टी चल गई, यहाँ जे आई कैप क्रॉस जे कैप था, अब यहाँ से देखो जे कैप क्रॉस आई कैप, ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज ये, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ये, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। जे कैप क्रॉस आई कैप तो रिजल्ट हो जाएगा के कैप, पर रिजल्ट के कैप के आगे साइन कौन सा आएगा, माइनस का के कैप आएगा बच्चों, माइनस का के कैप आएगा। यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, यही चीज़ सिखाने वाली थी। अगर ये दोनों ट्रिक्स याद है ना, अगर ये दोनों ट्रिक आपको याद है तो आप किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट ईजिली निकाल सकते हो, किसी भी यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ईजिली निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप करो, जे कैप क्रॉस के कैप करो। साइन 90 को मत ध्यान दो, जे कैप से के कैप की तरफ जाओ। सर ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव का उसके बाद वाली टर्म आ जाएगी आई कैप, मतलब प्लस का आई कैप आएगा। वहीं अगर मैं इसका उल्टा ले लूँ, अगर मैं ऐसा कह दूँ के कैप क्रॉस जे कैप, सर आप ये उल्टा जा रहे हो, मतलब आप के कैप से किसकी तरफ जा रहे हो, के कैप जे कैप की तरफ जा रहे हो। रिजल्ट आई कैप ही आएगा, पर आई कैप का जो डायरेक्शन आएगा उसके आगे जो साइन आएगा वो माइनस का आ जाएगा। ये चीज़ समझने वाली थी यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा फोकस करा और थोड़ा टाइम लेके पढ़ाया कि क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है वेक्टर तो उसे आप पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना, उसके प्रोडक्ट को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना। वैसे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके प्रोडक्ट को आप नेगेटिव की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, उसके प्रोडक्ट को कैसे ट्रीट करोगे, नेगेटिव वेक्टर की तरह उसके प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, ट्रीट करोगे। ओके सर ये तो समझ में आ गया। अब एक और थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट आता है, हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। बेसिकली एलजेब्रा है बेसिकली वेक्टर की, ठीक है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है अंदर मल्टीप्लाई कैसे करें सर, ये तो कोई रूल ही नहीं था। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये भी हमारे पास एक रूल होता है छोटा सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शायद इन्हें बोलते थे अपन, ऐसे कुछ नाम होते थे इनके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन, हम डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते थे मेरे को बताओ। हमने डॉट प्रोडक्ट में ऐसा लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल सही बैठती थी बात। पर अगर तुमने ऐसा यहाँ लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ नेवर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कभी भी ऐसा मत कर देना कि यार क्या है मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, बिल्कुल सेम हो सकती हैं चीज़ें, नहीं हो सकती। तो क्या रहता है एक्चुअल में हमारे पास, ये रहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आ जाता है हमेशा आगे से, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये स्टार प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर स्टार दे रहा हूँ वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आएगी, ये तो पता हो गया सबको कि आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप 0 हो जाएगा। पर ये नहीं पता होता कि आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, क्या वो के कैप होगा या माइनस के कैप होगा। वैसे जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, के कैप होगा या माइनस के कैप होगा। के कैप होगा ये तो सबको पता होता है क्योंकि उसके एक बाद वाला ही जस्ट नंबर होता है, पर डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी या डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को आइडिया नहीं होता। और यही चीज़ें क्या करते हैं एग्जाम में फांस देती है बेसिकली। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास दो वेक्टर दिए होंगे, आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। लेट सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर डिफाइन है, मेरे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एंड मेरे पास एक बी वेक्टर भी डिफाइंड है, बी वेक्टर मेरे पास डिफाइंड है 4 जे कैप प्लस के कैप। हमें वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक हो गया सर, ये तो हमें आता है। सीधे लिखोगे आप 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप क्रॉस 4 जे कैप प्लस के कैप। सबसे पहले किसका होगा, 2 4 जा 8, आई कैप क्रॉस जे कैप है तो 8 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस फिर 2 का के साथ होगा 2 टाइम्स आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप। अब 3 का 4 से 3 4 जा 12 जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस 3 1 जा 3 3 जे का के साथ, ये आ जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप। सीधे यहाँ पर किनारे पे अपन को क्या करना है, तीनों वेक्टर बना लेना है, आई कैप जे कैप के कैप। अगर क्लॉकवाइज देगा तो हम उसको प्लस ले लेंगे, वहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज देगा हम उसको माइनस ले लेंगे। ठीक हो गया। अब देखो चुटकियों में कैसे आंसर निकालें। यार जे कैप क्रॉस जे कैप तो 0 बन जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना बनेगा, के कैप बनेगा, और क्लॉकवाइज है तो प्लस का के कैप बनेगा, तो ये बन जाएगा 8 के कैप प्लस
प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। 2 टाइम्स आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, चक्की उल्टी चल गई तो कितना हो जाएगा माइनस का जे कैप। समझ रहे हो, चक्की उल्टी चल गई, आई कैप से के कैप की तरफ जा रही है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2, कितना, माइनस का 2 जे कैप। समझ रहे हो, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 2 जे कैप। अब कितना बचा, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, चक्की क्लॉकवाइज चल रही है, जे कैप से के कैप की तरफ जा रही है तो क्लॉकवाइज जा रही है। जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। क्लॉक से अपोजिट चलने वाली चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आती हैं। क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव रहता है। हाँ, बहुत बोल दिया। ओके, जे कैप से के कैप की तरफ जाओगे तो आई कैप कितना आ रहा है, प्लस का आई कैप आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का 3 आई कैप। अब देखो, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर एक वेक्टर आ रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वहीं आप करते, अब मैं इसको उल्टा भी करके दिखाता हूँ। अभी तो मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया था ना, अब मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करता हूँ। यहाँ पर मैंने करा बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसके बाद मैं करता हूँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी तो करना पड़ेगा ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बी वेक्टर कितना था मेरे पास, था बी वेक्टर 4 जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर था मेरे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब देखो ये बन जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप। कई बच्चों को लग रहा होगा ना सेम आंसर आएगा, नहीं आएगा। 4 3 जा 12, यहाँ पर आ जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स के कैप क्रॉस जे कैप। तो 8 जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, यहाँ पर फिर से बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप से आई कैप की तरफ जा रहा है, क्लॉक से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हो जाएगा माइनस का के कैप, मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 के कैप। ऊपर कितना आ रहा था, प्लस का 8 के कैप। समझ में आ गया डिफरेंस, ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 0। अब 2 के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, प्लस का जे कैप, क्योंकि क्लॉक वाइज चल रहा है, ये क्लॉक वाइज होती है तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2, ये आ जाएगा प्लस का 2 जे कैप। ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप, इसके बाद वाला एक रिजल्ट होता है तो प्लस का आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज चीज़ें चल रही हैं। ठीक हो गया, के कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, के कैप क्रॉस जे कैप आ जाएगा अपन के पास आई कैप। वो आई कैप किसका आएगा, प्लस का आएगा या नेगेटिव का आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है के कैप क्रॉस जे कैप। क्लॉक ऐसे चल रही थी, चीज़ें ऐसी चली गई तो माइनस का 3 के कैप, माइनस का 3 सॉरी आई कैप। ठीक हो गया, तो दिख रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का आ रहा है। समझ गए डिफरेंस, यही मैं बताने वाला था आपको, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही समझ नहीं आता लोगों को कि आगे नेगेटिव भी आता है, वो सीधे भिड़ा देते हैं वैसे ही करके कि ऐसे है तो डायरेक्ट भिड़ा दो। तो डायरेक्शन वगैरह आपको होप की सब कुछ समझ में आ गया होगा, इतना कुछ कठिन था नहीं इस चैप्टर में। एक एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया कि आपके डाउट थोड़े सॉर्ट आउट हो जाएं, जो डाउट होते हैं वेक्टर के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, डायरेक्शन कैसे निकालें। हमेशा याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है ए और बी वेक्टर के प्लेन के। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डेफिनेशन याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बता दिया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर कभी आपको निकालना है तो आप वो भी कैसे निकालोगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने इतना ही रखा है यार, बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दे दूँ और एक क्वेश्चन की मदद से आपको फील भी दे दूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे, और एक छोटी सी आइडेंटिटी जो होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टाइम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, उसका थोड़ा सा प्रूफ भी दे दूँ एक क्वेश्चन की मदद से। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है और होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, जो लोग इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जिन लोग पढ़ना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ फिजिक्स को, उनको ये शेयर कर देना। बहुत ही अच्छा वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, आधे पौन घंटे का। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही ईजी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। इसके बाद एक और वीडियो लेंगे जिसमें हम वीडियो में टाइटल रहेगा कि बेस्ट क्वेश्चन ऑन वेक्टर्स। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपन, अच्छी से अच्छी किताबों के क्वेश्चन करेंगे, और वो वीडियो भी अच्छे से देखना, उससे पहले आपकी सारी वीडियो देखी हुई होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था यार। ओके भाई, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट।